प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ आम मसाइल के हवाले से। फ़लस्तीन का जो इस वक्त मसला है, इसके ऊपर बात हो रही थी कि क्या किरदार होना चाहिए, पाकिस्तान का जो किरदार रहा, उम्मत मुस्लिमा का जो किरदार रहा, इसके हवाले से हमने गुफ्तगू की है और दीगर मामला भी ज़ेर बहस आए हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम का ये दूसरा हिस्सा है, वक्त क्योंकि हमारे पास महदूद है तो कोशिश करेंगे इन्हीं मामला के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जाए। आज का दिन क्योंकि बड़ा अहम है, जुम्मतुल मुबारक है, सैयदुल अय्याम आज के दिन को कहा जाता है और इसकी मुनासबत से अमूमन प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है, लेकिन आज क्योंकि फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इजहार करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे आज के दिन के हवाले से तकरीबात हो भी रही हैं और एहतजाज भी हो रहे हैं, सदा भी बुलंद की जा रही है। गो कि मसला जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है उसका भी तस्करा कुछ देर पहले हुआ है, हो चुका है, सीज़ फायर का ऐलान हो चुका है, बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन उसके बावजूद ये इसका मुकम्मल हल नहीं है। इसके हवाले से हमने अभी तक गुफ्तगू की है। बहरहाल स्टूडियो का अंदर हमारे साथ इस वक्त मेहमान शख्सियत मौजूद है, दूसरा हिस्सा है, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा और उनसे तमाम मामला के ऊपर गुफ्तगू होगी। आपका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेहमान शख्सियत का और हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम में यहाँ पर शरीक होते रहते हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू रहती है सियासी मामला के हवाले से और इस अहम मामले के ऊपर, मसले के ऊपर गुफ्तगू होगी। डॉक्टर ताहिर खान हमारे मेहमान, उनको मैं खुशामद कहूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि ये जो इस वक्त सारी सूरत हाल है जिसको आप देख रहे हैं, बगौर आपने जायज़ा लिया होगा, सिफारती सतह के ऊपर कोशिशें हुई हैं, लेकिन एक मसला जो काफ़ी अरसे से दरपेश है जिसके हवाले से हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू की है कि यहाँ पर एक क्रेडिट लेने का जो सिलसिला है ना वो शुरू हो जाता है। अब इस मसले के अंदर एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, अब इसके ऊपर भी क्रेडिट लिया जाएगा कि जी हमारी कोशिशें रंग लाई हैं और हमारी अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से ये हुआ है। कोरोना वायरस के अंदर भी यही कुछ हो रहा है कि तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं भी उसकी तरफ बाद में आऊँगा, लेकिन पहले चाहूँगा इसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू कीजिए। मसले के हल के लिए जो कोशिशें की गई हैं, अपोजिशन किस तरह देखती है, आप क्या समझते हैं कि ये लायक तहसीन है जो अब तक कोशिशें हुई हैं या इसके ऊपर मज़ीद कुछ किया जा सकता था? गुफ्तगू कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यासिर भाई आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। फ़लस्तीन के मसले में आपको याद होगा और सुना भी होगा कि जिस टाइम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और भुट्टो साहब बरसर इक़्तिदार थे जी, वो डिसीज़न होता है क्रेडिट नहीं लिया जाता। जब उम्मत मुस्लिमा का मसला आ जाता है तो उसके पीछे फिर क्रेडिट या कोई और चीज़ें नहीं देखी जाती है कि हम क्या कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हैं। उसमें फिर पॉलिसियाँ नहीं बन रही होती हैं, उसमें सिर्फ फौरी तौर पे अपना किरदार अदा करना होता है। अब यह हुकूमत मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसकी खारजा पॉलिसी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। अगर हम ये कहते हैं और अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हमारा वज़ीर ख़ारजा बहुत अच्छा है, तो वज़ीर ख़ारजा बहुत अच्छा आप कैसे कह सकते हैं? अगर अपना कोई सही मायनों में किरदार अदा ना करे और फिर वो ये कहे कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, सब अच्छा है, घबराना नहीं है, तो ये बात तो ना हुई। ठीक है। हाँ, अगर इनको ये चाहिए था कि FPC बुलाते और मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब भुट्टो साहब के दामाद हैं और उनकी सियासत को हर कोई मानता है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब की क्या सियासत है। इसी तरह से उनके भुट्टो साहब के नवासे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भी मानते हैं। APC बुला लेते हैं, APC बुला करके अगर हम ये कहते हैं कि उनसे थोड़ा सा मशवरा ही कर लेते हैं और दीगर जमातों से अगर मशवरा कर लेते हैं तो क्या जाता। अच्छा, एहतजाज वगैरह ये वो तो खैर वो सियासी पार्टियों का हक है, वो करती है, एहतजाज ही कर सकती है, बाकी इम्प्लीमेंट तो नहीं करा सकती। इम्प्लीमेंट तो हुकूमत करती है। हुकूमत को फौरी तौर पर उम्मत मुस्लिमा का साथ देना चाहिए, उसमें सुस्त रवि का किरदार नहीं अदा करना चाहिए। इसमें इन्होंने बड़ी सुस्त रवि का किरदार अदा किया है और फिर अपने आप को ये कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, तो ये नाकाफी है, हंसने वाली बात है। आपके ख्याल में सिर्फ तकारीर से और महज लफ्ज़ों की जुगाली से बात आगे नहीं बढ़ेगी, इसके लिए अमलन कुछ करना पड़ेगा? अच्छा, अब दूसरी तरफ ये बताइए कि ये तो मैं हुक्मरान जमात से अगर कोई यहाँ पर मौजूद होता तो उससे ज़रूर ये सवाल करता कि माजी में किसी फ़ैसले के ऊपर ना मुशावरत की गई है, ये है क्या सियासी जमातों की, ये क्या रविश है? चले, पीपल्स पार्टी को तो क्रेडिट ये जाता है कि उनके दौर में चंद एक अहम मामलात के ऊपर APC बुलाई गई थी, मुशावरत की गई थी, लेकिन वो सिलसिला अब नहीं है। क्या ये गिला करते हैं हुकूमत से कि बशमूल इस मसले के, फ़लस्तीन के मसले पे दीगर मसाइल के हवाले से भी कभी APC जो है वो नहीं बुलाई गई? आप क्या समझते हैं? ये दरअसल में खुद अक्ल कुल बने हुए हैं और अक्ल कुल होने की वजह से इतने नुकसान उठा रहे हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान बिलखसूस इस चीज़ के ऊपर नुकसान उठा रहा है। चाहे आप किसी भी मसाइल के अंदर ले लें, मईशत का हो,
या दीगर जिस तरह के भी आप मसाइल देखें तो इन्होंने मसाइलों को बढ़ा दिया है, इन्होंने मसाइलों का अंबार लगा दिया है बाकायदा सॉल्व करने की जगह। और ये कहते हैं कि जी अब इस दौर में अब खुशहाली आने वाली है, अब घबराना नहीं है, अब खुशहाली आने वाली है, अब घबराना नहीं है। तो भाई कब खुशहाली आएगी? चलें, आप अगर मुल्क पाकिस्तान का अच्छा नहीं कर रहे हो तो यार कम से कम फ़लस्तीन के लिए ही अच्छा कर लेते। वहाँ पर हमारे फ़लस्तीनियों को किस तरीके से सब किया जा रहा है सबको पता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की दुआएं उनके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स की उनकी दुआएं उनके साथ हैं, और वो दुआओं की तो पहले आज वो सीना सुपर में है यहूदियों के साथ। नहीं तो हम ये समझते हैं कि यहूदियों ने हर तरह से कोशिश ये करी थी कि फ़लस्तीन को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हिकमत अमली होनी चाहिए जो ख़ास तौर पे मौशी मसाइल हैं। देखिए, अब महज सिर्फ वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं रह जाती। अब ये समझने की बात है कि बहुत दफ़ा इस बारे में बात हो चुकी है कि अब सूबाई खुद मुख्तारी के बाद तो सूबों को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने जो सूबा है उसकी हालत ज़ार को बेहतर बनाएं। मसाइल की निशानदेही हो चुकी है, उनके ऊपर कोशिशें करें, अपने जो ज़राए हैं उसको इस्तेमाल करें, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा, और महसूस ये होता है कि इतना एक तवील अरसा गुजर जाने के बाद भी लोग जो शहर कराची में मुकीम है, सिंध के अंदर मुकीम है, वो सवाल करते हैं कि क्यों हुकूमत जो है वो नाकाम हो रही है। और ख़ास तौर पे ये जो पिछले 2 अदवार हैं इसके अंदर भी हमने देखा है कोई खातिर खा डेवलपमेंट्स इन सूबे के अंदर नहीं हो पाई है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं यासिर भाई, मैं बात यह है कि आपकी कैमरा हर तरह से देख रहा होता है, लेकिन आप लोग हमेशा यही कहते हैं कि खातिर ख्वाह इसमें तरक्याती काम नहीं हो रहे या कुछ नहीं हो रहे। एक तो सूबे को ये फ़ंड नहीं देते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेहरा, आसिफ अली ज़रदारी साहब का चेहरा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का चेहरा, और फिर हमारे इस वक्त चीफ सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब का चेहरा ऐसा है कि इन्होंने अपनी पॉलिसी से प्राइवेट सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के हवाले से उन्होंने लोगों को मिला करके डेवलपमेंट के बहुत सारे काम किए। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया आप न्यू कराची ले लें, कुरंगी ले लें, और दीगर जगहों के अंदर। तो आप जब पहले हालत ज़ार जो थी इंडस्ट्रीज़ की, एरिया की, बहुत बुरी हो रही थी, लेकिन उन्हें खुद कफील बनाया, उनको बड़ी बरातें दी और बहुत मतलब फैसिलिटेट किया हुकूमत सिंध ने। इसी वजह से तमाम इंडस्ट्रियल इनका साथ दे रहे हैं, और यही तरक्याती काम में क्या नहीं हुआ। आप इंटीरियर सिंध जाके देखें, बहुत अच्छा हो गया। किसी ज़माने में भुट्टो साहब ने लाड़काना शहर में सिर्फ एक रोड बड़ा बनाया था, चौड़ा, जो लाड़काना शहर से गड़ई खुदाबख्श जाता था। तो वहाँ पर दुनिया ने वाबिला ये मचा दिया कि उन्होंने जो है भुट्टो साहब ने उसको पेरिस बना दिया लाड़कानों को, और ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, जबकि उन्होंने सिर्फ वक्त ज़रूरत के तहत वो काम कराया था। अगर वो वक्त ज़रूरत के तहत, क्योंकि दुनिया के ममालिक के लोग वहाँ जाते थे कि लाड़काना से और गड़ई खुदाबख्श ज़रूर जाते थे, क्योंकि आबाई कब्रिस्तान है गड़ई खुदाबख्श में और फिर भुट्टो हाउस है वहाँ पर, तो लोगों का जाना आना था। अगर पीपल्स पार्टी मिसाल के तौर पर लाड़काना में ज़्यादा काम, लाड़कानों को ज़्यादातर ये तनकीद बनाते हैं, यही करते हैं ना, लाड़काना शहर में काम हुए जो होना चाहिए उस अंदाज में। अगर स्पेशली तौर पर मुराद अली शाह साहब वहाँ पर काम करा देते हैं, तो आप या दीगर लोग तनकीद का उनको निशाना बना रहे होते हैं कि ये लाड़काना शहर को तो बना दिया इन्होंने, और हमारे क्या कहते हैं कि गलियों को कूचों को नहीं बनाया, तो इस वजह से उसको छोड़ दिया। नहीं छोड़ा नहीं है, काम हुए वहाँ पर, मतलब जो होना चाहिए उस अंदाज में काम हुए। क्योंकि आपने जो कहते हैं कि तरक्याती काम नहीं हुए, तरक्याती काम में आप न्यू कराची का एरिया देखें और रंगे टाउन का एरिया देखें। कलामी की माजरत देखें, सेवन जो उनका इलाका है मुराद अली शाह साहब का, आपको याद होगा एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ था सेवन में, एक बम धमाका हुआ था माजी में, और उसके बाद सूरत हाल ये थी कि जनाब वहाँ पे करीब में कोई अस्पताल ऐसा मौजूद नहीं था जहाँ ज़ख्मियों को लेकर जाया जा सके। सूरत हाल अभी भी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग ये पूछते हैं कि जब एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है जिसके पास इतने इख्तियारात हैं, किसने उसको रोका है? अब तो ये बात नहीं है कि जैसे आपने अर्ज़ किया कि उस ज़माने में एक सड़क तामीर की गई तो लोगों ने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया था। आज तो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि आप खुदारा यहाँ ना बनाएं, अब वहाँ बनाना शुरू कर दें, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा नहीं हो रहा, काम हुए वहाँ पर हो रहे हैं काम। अगर प्रायोरिटी पे मुराद अली शाह साहब काम करा देंगे तो कई लोग ऐसे आवाज़ उठाने वाले हैं, कुछ मसखरे हैं, वो सिर्फ ले जा करके वो दादू दिखा देंगे कि दादू में ये काम हो रहा है, बाकी जगहों पे काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो काम में रखना डालने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि रखना डालें और काम में रुकावटें पैदा करें। ठीक है, तो फिर किस सतह के ऊपर काम हो रहा है? अगर ये नहीं हो रहा तो कोई एक ऐसे मंसूबे की निशानदेही तो ज़रूर कीजिए ना।
तो जैसे लाहौर की अगर हम बात करते हैं, पंजाब के अंदर जिस तरह की डेवलपमेंट हुई है, उनके सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात हुई है। चलिए, करप्शन का एलिमेंट तो सियासी हुकूमतें एक दूसरे के ऊपर लगाती रहती हैं, उसका नतीजा क्या निकलना है वो आवाम को उससे बखूबी इस चीज़ का इल्म है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जिसमें मेट्रो बस सर्विस हो गई, जिसके अंदर ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट हो गया, रिंग रोड की अभी ख़ास तौर पे ज़्यादा बाज़गश्त सुनाई दे रही है। इस तरह और बेशबहा ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसके ऊपर काम हुआ, बड़ी डेवलपमेंट हुई मोटरवेज़ के हवाले से और बहुत सारी हुई है, लेकिन हम तो इससे महरूम ही रहे। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है फिर? वफाक पे जाती है। वफाक ने नहीं, वफाक के अंदर तो इससे पहले पीपल्स पार्टी ने फंड रिलीज नहीं किया ना उसने। नहीं, मेट्रो बस तो चले मैं इस पे मान लेता हूँ, उसके ऊपर फंड रिलीज नहीं हुआ। इससे पिछली हुकूमत जो है वो फंड रिलीज करके गई, और उससे पहले तो पीपल्स पार्टी खुद वफाक का हिस्सा थी। उस वक्त ऐसा क्या हुआ? मेट्रो बस का सिस्टम हमारे पास नहीं, मेट्रो बस का सिस्टम नहीं था। सवाल ये है कि आपने फिर उस किस्म का कोई प्रोजेक्ट तो अनाउंस करते ना। मैं तो कहने का मकसद ये, अगर वफाक सब कुछ करता है तो पीपल्स पार्टी तो वफाक से होकर गई है जी, जिसमें वजीर आजम भी पीपल्स पार्टी का था और सदर ममलिकत भी आसिफ अली ज़रदारी खुद थे। जी जी। तो वो 5 साल जो ज़रदारी साहब के थे, आपने खुद अंदाज़ा किया होगा कराची के अंदर कौन बैठे हुए थे, कौन हुकूमत के बरसर इक़्तिदार कराची के बने हुए थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मेजॉरिटी वाले एरियाज़ में काम कर रही होती, क्योंकि कराची इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। तो इसके अंदर मिनी पाकिस्तान कहूँगा, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और ज़्यादातर वो कराची के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, हैदराबाद पर तवज्जो दे रहे हैं, सक्खर पे तवज्जो है। मेरे को ख्याल जो मतलब बड़े बड़े शहर हैं उनके ऊपर काम, नवाबशाह है उस पर बड़े बड़े शहरों पे काम हो रहा है, और दादू में भी काम होगा। ये नहीं कि नहीं काम होगा, दादू में काम हो रहे हैं, कुछ जगहों पे काम हो रहे हैं, और कुछ जगह पे मतलब मेगा प्रोजेक्ट तो दादू में नहीं कर सकते ना, क्योंकि बहुत बड़ा शहर तो वो है नहीं कि ये बहुत बड़ा शहर है तो हम वहाँ पर ही जाकर 10 अरब रुपए लगा दें, और वो 10 अरब अगर कराची में लगा दिए जाते तो यहाँ के लोग जो है सही मायनों में। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक हमें मुख्तसर सी लेनी होगी, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ गुफ्तगू हो रही थी सियासी मामलात के हवाले से। डॉक्टर ताहिर खान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, उनसे मामलात पर गुफ्तगू हो रही थी, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो जारी सूरत हाल है इसके ऊपर बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जो फ़ंड्स की कमी का जो हमेशा कहा जाता है कि जी फ़ंड्स की कमी आड़े आ रही है, तो क्यों अपने इतने वसाइल हम पैदा नहीं कर सके कि हमें वफाक की तरफ देखने की ज़रूरत पड़ रही है? कोई निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए भी कोई हुकूमतों को कोशिश करनी होगी। इस सिलसिले में क्या काम हो रहा है? निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जब खुद मुख्तारी दे दी थी, और जिस टाइम पर मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर पाकिस्तान थे और उनके पास फुल फ्लैश इख्तियारात थे, उन्होंने आपने देखा होगा कि अपने इख्तियारात भी उन्होंने डाइवर्ट कर दिए, और अपने अपने हाथ में उन्होंने कुछ नहीं रखा। अगर हर हमारा हुक्मरान अगर इस तरह से चाहे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत फलेगी फूलेगी, सूबे तरक्की करेंगे, क्योंकि हर सूबे का जो चीफ होता है वो अपने मामलात को बेहतर तरीके से समझता है, अपनी मशीनरी को बेहतरीन तरीके से चलाना जानता है। ठीक है। आप जिस तरह से हमारे मुराद अली शाह साहब काम कर रहे हैं, आप मुवाजना कर लें किसी और भी वज़ीर आला का। एडमिनिस्ट्रेटिव मामला बहुत बेहतर है दूसरे सूबों के मुकाबले में। आपकी बात ठीक है। अच्छा, एक कॉलर भी है, उनको भी शामिल कर लेते हैं, गुफ्तगू भी जारी रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? इम्तियाज सर कराची से। जी फरमाइए इम्तियाज साहब, क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, सबसे पहले तो तमाम देखने सुनने वालों से दरख्वास्त करूंगा कि जुमे का दिन है तो दरूद इस्लाम का विर्द जारी रखें और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें। बात हो रही है माशी तरक्की और ये मामला की, तो सर सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ। अगर किसी चीज़ की किल्लत है तो वह है हॉनेस्टी। जब तक हॉनेस्टी नहीं आएगी मेरे प्यारे भाई, कुछ भी कर ले तो इस मसले का हल होने वाला नहीं है। पैसा बहुत है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आवाम तो फकीर बनती चली जाए और आवाम पे हुकूमत करने वाले उमरा और पता नहीं क्या कुछ बनते चले जाए। और एक बात मैं फ़लस्तीन के हवाले से भी करना चाहता हूँ कि ये मसला बातों से हल होने वाला नहीं। इतने सारे मुसलमान ममालिक हैं, तो कहते हैं ना कि ईद का जवाब पत्थर से आप नहीं देंगे तो बड़े मामला खराब होते जाएंगे। और हदीस पे अमल करना वक्त की अहम जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज साहब हमारे जो कॉलर थे, अच्छी बात उन्होंने कही है जी, अपने लोग राय का इजहार करें। जी डॉक्टर साहब फरमाइए। बहुत अच्छी
की बात करी हो, जब एक आम शख्स के जहन में, अवाम के जहन में ये तमाम चीज़ें हैं तो हमारे हुक्मरान क्यों नहीं समझते इनके हाथ में पावर है? क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि अगर खाली यहाँ की अवाम को ही कह दी जाए हुक्मरान के आप लोग सर पे कफन बांध के मैदान अमल में आ जाएं और फ़लस्तीन का साथ दें, तो पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा आवाम निकलेगी और जाने के लिए तैयार होगी। आपने जैसे मोहतरम इम्तियाज़ साहब की बात सुन ली, तो बिल्कुल ठीक है, लोग तो तैयार हैं, जज्बा तो मौजूद है। लेकिन वो एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी उन्होंने निशानदेही की है वो ये कि एक जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी से हर कोई अपना काम करे तो सब कुछ हो सकता है। हुकूमतों के ऊपर भी ये उनके फ़राइज़ में से शामिल है कि वो ईमानदारी से अपना काम करे। जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा फुकदान नज़र आया बदकिस्मती के साथ वो ईमानदारी है। क्यों? अच्छा, ईमानदारी की बात जहाँ तक है कि बहुत है ये कि इस हाथ से दो, इस हाथ को ना पता चले। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है ना। सही। अगर ये फ़लस्तीन के मामले के अंदर हुकूमत वफाकी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। जिस तरह से भुट्टो साहब ने कहा था कि मैंने अपने पायलट भेजे, उनसे ये कहा कि देखिए जी वहाँ पर जाकर आपने बमबारी करना है, वहाँ उसको नेस्त नाबूद करना है, और अगर आप लोग शहीद हो जाओगे तो हुकूमत पाकिस्तान जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगी। यही एक नियति थी कि हम मुसलमानों का साथ मुसलमान किस तरीके से रहते हैं, ये बहुत बड़ी नेक नियति थी भुट्टो साहब की, और उसकी सज़ा उनके पूरे ख़ानदान को मिली। और जो उनको पूरे ख़ानदान को किस तरीके से क्या करा, क्योंकि बातें तो लीक हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं ही कहता हूँ कि अगर जरदारी साहब की हिकमत अमली से ही काम ले लें ये लोग, उनसे ही कुछ मशवरा कर लें ताकि हमारा पाकिस्तान सुरखरू तो हो जाए कहीं ना कहीं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से, जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मंशूर है इस्लाम हमारा दीन है, तो इस्लाम के खातिर सबसे पहले कुर्बानी देने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन ने दी है और इसके नाम से दी है। और जरदारी साहब भी इस नाम को समझते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही पाकिस्तान खप्पे का नारा दिया, पाकिस्तान की इज्जत का, पाकिस्तान की सालमियत की, पाकिस्तान की बका की बात करती है, जितना कोई और जमातें नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो सियासी मामलात हैं और ख़ास तौर पे जिस वक्त जो कुछ हो रहा है, इसके बारे में क्या राय रखते हैं? क्योंकि इस वक्त ज़रूरत ये है कि अपोजिशन भी अपना किरदार अदा करे, और अपोजिशन क्योंकि तकसीम नज़र आ रही है, इस वजह से हुकूमत को आप समझ लें कि हर तरह की आज़ादी हासिल है। अब जब हुकूमत की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा, जब हुकूमत अपना टाइम मुकम्मल कर लेगी तो अपोजिशन की भी परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया जाएगा। तो ये जो इस वक्त डिवीज़न है या जो तकसीम है, इसका नुकसान तो सबको हो रहा है, उसमें सारी सियासी जमातें शामिल हो गई हैं, क्योंकि लोगों के सामने हर चीज़ अब आया हो चुकी है कि किसने कितना किरदार अदा किया है। तो इस वक्त जो खामोशी इख्तियार कर ली गई है, ये दानिस्ता है या इसके पीछे कोई आपके ख्याल में काम हो रहा है? ये ज़रा फरमाइए। देखिए, हर सियासी जमात कोई ना कोई अपना काम कर रही है। आज देखिए कराची शहर के अंदर, बल्कि पाकिस्तान में यकजहती के लिए, ठीक है, वो तो सही है, अपनी जगह है, पार्टी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपना किरदार अदा करे। लेकिन हुकूमत को कहीं भी सही तरह से काम करने के लिए जो पाबंद करना है वो भी तो अपोजिशन की जिम्मेदारी है। उस पे हुकूमत सुनती नहीं। कुछ अरसे पहले तक तो पीडीएम के ऊपर बड़े प्लेटफॉर्म से जलसे हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे, और उसके बाद एकदम खामोशी हो जाना बहुत सारे शकूक व शुबात को ये हुकूमत सुनती नहीं है, क्योंकि इस हुकूमत का जो चेयरमैन है वो किसी की नहीं सुनता है, सेक्रेटरी जनरल किसी की नहीं सुनता, क्योंकि वो तो वजीर खारजा है खुद ही, तो वो भी किसी की नहीं सुनता। ये दोनों जो ना एक जैसे हैं, तो ये दूसरे की बात, डेमोक्रेसी नहीं है ये, फिर ये डेमोक्रेसी इसको कहेंगे, आप डिक्टेटरशिप कहेंगे इसको आप। डेमोक्रेसी तो वो है कि अगर एपीसी बुला लेते तो वो जब डेमोक्रेसी, सबकी बात सुनी जाती, सबको मौका दिया जाता, ये तो डिक्टेटरशिप है। और अपने क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप के अंदर पाकिस्तान की सालमियत का तुम नुकसान पहुंचा रहे हो, पाकिस्तान को दीगर ममालिक के अंदर एक तनकीद का निशाना बन रहा है। पाकिस्तान के खुल के आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा, खुल के बात क्यों नहीं करा? चलो जी, खुल के मत करो, तुम डर रहे हो, खौफज़दा हो जाओ, खौफज़दा अच्छी बात है, डर जाओ, शायद तुम्हें कुछ लेना है या कोई दोस्ती निभाना है या कोई हाथ निभाना है, डर जाओ, लेकिन बंद अल्फाजों में तो कुछ काम कर दिखाओ ना, कुछ तो कर दिखाओ। जो कि जैसे भुट्टो साहब की बात आवाज़ मैदान के अंदर आ गई थी, आपकी भी आवाज़ थोड़ी सी मैदान के अंदर आ जाए ना, पता चले कि वाकई में आप मुसलमानों का साथ दे रहे हो, मुसलमान हो आप। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब ये जो मौशी मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी कुछ देर पहले भी, इनको हल करने के लिए तो क्या किरदार अदा कर रहे हैं ये तो बताइए, क्योंकि इसमें तो अब सिर्फ महज जिम्मेदारी वफाकी तो नहीं रह जाती। मैं जैसे इससे पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसमें आपको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। उस सिलसिले में तो कोई काम होता नज़र आ नहीं रहा, तो फिर कैसे ये सारी जिम्मेदारियाँ वफाक के ऊपर डाल देते कि वही सब। आप महंगाई की शरह देख लें लाहौर में, और महंगाई की शरह आप कराची में देख लीजिए।
जितना जैसे अपना काश्तकारी या सब्जी हो गई, ये मतलब इस टाइप की जो चीज़ें हैं यहाँ की बनिस्बत वहाँ महंगी है पंजाब में और यहाँ सस्ती है। तो ये हुकूमत तो कर रही है अपने तौर पर। एक कतई कलामी की माजरत, देखिए ये एक जो मैकेनिज्म है ना, ये थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइस कंट्रोल जो मैकेनिज्म है ना, वो ना पंजाब में काम कर रहा है ना सिंध के अंदर काम कर रहा है। उसमें तो हुकूमतें मुकम्मल नाकाम हुई ना। देखें अभी आपके सामने माह मुबारक गुजरा, उसके अंदर कीमतों के अंदर जिस तरह से इजाफा हुआ, हुकूमती सतह के ऊपर कुछ भी नहीं। आपके जो डीसीज बैठे हुए बेचारे, ये दुनिया के सबसे बेबस लोग हैं, सबसे नाहल लोग, ये हुकूमतों से भी ज़्यादा ही हैं। मैं तो उनके हमेशा से ख़िलाफ़ रहा हूँ। ये निज़ाम पता नहीं कब ख़त्म करेंगे कि आप इन बेचारों को पता है, इनको कुछ भी नहीं पता होता, इनको ये तक नहीं पता होता कि मामलात को हल किस तरह करवाना है। और अगर प्राइस कंट्रोल के लिए अगर इनको बिठा ही दिया है, जिसके लिए आपने गाड़ियाँ दी हैं, प्रोटोकॉल्स इंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज़ को लेके फ़ॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, तो ये किस मसरफ़ के लिए हैं? ये तो ज़रा बता दी कि इनको ना अपना काम करना आता है, ना ये बेचारे अहल हैं, ना इनको मामलात की समझ है, तो ये क्यों बिठा आपने रखे हैं अपने सर पे? ये तो बताइए। यासिर भाई, ये आप कह रहे हैं, शायद आपने देखा होगा, मैं आपकी बात को मैं नफ़ी नहीं करूँगा, लेकिन मैंने अब तक जो डीसीज़ को देखा है काम करते हुए देखा है। किसी भी हवाले से मैंने जब जब मुलाकात की है, जब जब गया हूँ मैं, जाहिर सी बात है जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ के डीसी से मेरी मुलाकात तो होती है, तो जब जब देखा है तो वो अपनी सीट के ऊपर बैठे होते हैं और काम कर रहे हैं। अच्छा, माजरत के साथ डॉक्टर साहब, वो काम मैंने सिर्फ ये देखा है कि दुकानों के बाहर खड़े शटर गिराने के लिए। नहीं सर, हाँ, शटर गिराने के लिए तो कोविड का जब मसला और शटर गिराने की जब बात आती है ना, तो मैं चले खुलकर कह देता हूँ, ये सिर्फ जोड़ तोड़ की बात हो रही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आप कहीं भी दिखा दीजिए, मैं जहाँ में जो मैं हमारा डीसी है, मैं तो उसकी बात, मैं अगर डॉक्टर साहब दिखाना शुरू करूंगा तो फिर मसला ये कि आपके लिए परेशानी हो जाएगी। मेरे पास तो 1000 नहीं 10,000 ऐसी फुटेजेस पड़ी हैं, और ऐसे मेरे पास विटनेसेस और लोग मौजूद हैं जो खुलकर आपको बता देंगे कि उनसे कितने पैसे मांगे जा रहे हैं। मेन रोड के ऊपर या मेन सतहों पर तो नहीं, अगर छुप छुपा के कोई काम कर रहा है तो अब डीसी गली कूचों में तो हर वक्त नहीं बैठा हुआ होगा ना। वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि छुप के काम होने ही आप क्यों दे रहे हैं? हर वक्त तो आप अपना मुकम्मल इख्तियार रखिए। आप, मैं तो इनकी अहलियत के ऊपर ही सवाल उठाता हूँ। मैं तो बाकायदा अभी कोर्ट में जाने वाला हूँ इस सारे मामले को लेकर, लेकिन इंशाल्लाह आप देखिए, आपका राइट है, बिल्कुल जा सकते हैं, आपका राइट है, क्योंकि एक नोटिफिकेशन निकल जाता है, नोटिफिकेशन निकलने के बाद उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए और होता है। मैंने कई जगहों पे मतलब कोई वो, फिर मैं दोबारा वही बात करूँगा, छुप लुप के कोई काम हो जाए तो वो दीगर बात है, वो फुटेज आपके पास आ जाती है, क्योंकि आप लोग हो तो रहे ना, इसका आप लोग ऐसी जगह तलाश कर रहे होते हैं। जब तो हर जगह तो इंतजामिया नहीं घुस सकती है ना, कि हर जगह इंतजामिया जाकर डंडे लेके, होना ही चाहिए कि इंतजामिया को हर जगह मौजूद होना चाहिए। अच्छा, इंतजामिया लेकर डंडे शुरू हो जाती है तो आपकी फोटो फौरन बता देती है कि देखें जी ये जुल्म कर रहे हैं, ये बर्बादी कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, डंडे के जोर पे काम करवाए जा नहीं सकते, और इस वक्त जिस माशरे में हम रहते हैं ना, अब ये डंडा उठाने वाले लोग जो है ना, जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं, ये बेचारे बदकिस्मत लोग ये नहीं जानते कि जो डंडा उठाए में, ये डंडा भी आम आदमी के पैसे से खरीद कर उनको दिया गया है। तो ये तो अभी तक वो समझे ही नहीं है ना। तो ये बात जब उनको समझ में आएगी तब जाकर ये सारे मामला होंगे, लेकिन ये उनको बावर करवाया जाएगा। और ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है कि इनको समझाएं कि खुदारा के जो कुछ कर रहे हो, जिन गाड़ियों में एसी के तुम घूम रहे हो, जो पीछे ये तुम प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हो, ये एक आम आदमी का पैसा, ये उसी दुकान वाले का पैसा है जिसकी वजह से तुम्हें, तो उसके ऊपर डंडा चलाकर क्या करना है? और डंडा चला के जहाँ पर देखा गया, वहाँ पे जब लोगों ने रिटेलिएट करना शुरू करते हैं ना, तो फिर इनसे ज़्यादा डंडे इनके ऊपर बरसा देते हैं, फिर इनको भागना पड़ता है, जगह इनको कम पड़ती है। तो ये सूरत हाल है, इसकी तरफ जा क्यों रहे हैं? देखिए सर, देखिए अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं ना, स्टूडियो में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, बाहर में निकलूंगा तो गर्मी में आ जाऊंगा। अब तो मेरे को तो एसी नहीं मिलेगा ना कि तो मैं एक पोजीशन पे जब बैठा हूँ तो वो एसी में बैठा हूँ, तो वो पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो ऐसे पे तो होंगे। लेकिन ये तो मैं डॉक्टर साहब देखिए, मैं अपनी राय दे सकता हूँ, हो सकता है कि मैं गलत। देखिए, आप अवामी नुमाइंदे हैं ना, आप आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, आप लोगों से मिलते जुलते हैं। ये आपके डीसी और ये सब तो उनका काम नहीं है ना कि वो जाके लोगों से मिले, उनके मसाइल को हल करने के लिए। वो तो अपने कमरे में एसी वाले सुबह में बैठते हैं जाकर, और फिर वो उनको ये भी नहीं पता होता कि इसका बिल कितना आना है और देना किसने। तो वहाँ पर वो बादशाह सलामत की तरह बैठे हैं, लोग उनके पास जाएंगे, वो तो लोगों के पास नहीं जाएंगे, वो तो अवामी नुमाइंदा जाएगा। जब ये बात आपकी समझ में आती है तो फिर बल्दियाती मसाइल और छोटे मसाइल के हल के लिए जो इसका बाकायदा निज़ाम है, उसकी बहाली के लिए काम करे खुदारा, उसके बारे में सोचें बैठ के। सर, ये अवामी नुमाइंदों का काम है कि डीसीज को उनके एसी ऑफिस से बाहर निकालें। मैं आपको अपने हवाले से फोटो जरूर दिखाऊंगा, और है मोबाइल में दिखा देता हूँ। तो डीसी साहब को जब जब मैंने किसी भी जगह पे बुलाया है, जैसे अभी नाले बरसाती नालों का मसला था, जहाँ मैं आता हूँ उसकी तरफ जी, तो बरसाती नालों की जब सफाई का मसला आया था, वो खुद खड़े होकर उन्होंने करवाई, चाहे
वो आधा घंटा खड़े हुए हैं, पौना घंटा, लेकिन उन्होंने अपनी निगरानी दिखाई। फिर उनको सिखाया गया कि देखें सर, ये बात ये है कि आप अगर अभी चले जाओगे तो 1 घंटे और तेज़ी आएगी, फिर उसके बाद ये नरमी कर देंगे और आराम आराम से काम करेंगे। लिहाजा काइंडली 2-3 विजिट कर लीजिएगा, भले कार में बैठ के घूम के अपनी उसमें घूम के गाड़ी में विजिट कर लिए, ताकि इनको ये खौफजदा रहें कि जी डीसी साहब काम कर रहे हैं। तो हमारे डीसी साहब इसी अंदाज में काम कर रहे हैं, क्योंकि अवामी नुमाइंदे का काम है कि किस तरीके से इंतज़ामिया से काम लेना है। अगर हम उनको छूट दे देंगे, हम उनसे जाके अपना घर का काम बोलेंगे कि सर ये फलानी हमारी गली का काम करवा दो, और तो वो फिर क्या होगा, वो भी आराम से बैठेंगे कि हमारे को चेक एंड बैलेंस के लिए कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो हम चेक एंड बैलेंस ज़रूर करते हैं, ये हमारा एक असूल है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये है, पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा अगर इस किस्म की ज़्यादा हरकतें करता है तो आप ही लोग क्या कहते हैं कि देखें जी वो बदमाशी कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं। नहीं होता है। डॉक्टर साहब, मैं मीडिया पे आप जिम्मेदारी डाल देते। देखिए, मीडिया का काम है हक़ाइक़ को सामने लेकर आना। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि तस्वीर के हमेशा 2 रुख होते हैं, एक रुख दिखाया गया, एक नहीं दिखा सके, लेकिन कोशिश ये होती है कि बिल्कुल गैर जानिबदार रहते हुए, ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, यकीनन खामियां हम में भी मौजूद हैं, बिल्कुल भी 100% तो ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश यही होती है कि हक़ाइक़ को दिखाया जाए। जो कुछ हो रहा है वो दिखाया जा रहा है, जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। अब आपकी यूसीस के अंदर मसाइल इतने हैं ना, मैं एक प्रोग्राम रखता हूँ तो सिर्फ कोरंगी के मसाइल के हवाले से बात कर लेते हैं कि जो वहाँ पे यूसीस का हाल है, जो कचरे की इस वक्त सूरत हाल है। देखिए, मैं ये कोई सुनी हुई बात तो नहीं कर रहा ना कि मैंने किसी से सुनी हो। मैं जब वहाँ पे गया हूँ, मैं जब जाता हूँ, मैं वहाँ पे सारी नाले देखता हूँ, मैं वहाँ कचरे के ढेर देखता हूँ, मैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखता हूँ। यकीनन ये बात भी, इसको ज़रूर सराहा जाना चाहिए कि जिस तरह की डेवलपमेंट हुई है, जो पुल और ब्रिजेस बने, इसकी कोई वो नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो बुनियादी मसाइल हैं उसके ऊपर हल के लिए भी तो कोशिशें करनी होंगी। अब ये किसकी जिम्मेदारी है, इसके ऊपर बात करेंगे। आखिरी जुमला डॉक्टर साहब अगर। अच्छा, आपने सही कहा। तो इस वक्त सॉलिड वेस्ट के हवाले से कोरंगी के अंदर बहुत अच्छे मामला चल रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। और मैं चाहूँगा भी कि यासिर भाई आप ज़रूर एक दफ़ा किसी भी यूसी को टारगेट बनाएं और आइएगा। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। हाँ, बिल्कुल, मुझे खुशी होगी, ताकि मैं ये ना, अच्छा मैं ये कहता हूँ ना, आप जैसे लोग, तो मैं आपके सामने कर रहा हूँ कुछ और चैनल्स, आप लोग तो खैर जी नहीं, हाँ, ये हमारे से भी यकीनन गलत, तो मैं मतलब आप माइंड ना कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं डॉक्टर, ये आपका हक है, आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है कि गलती तो सबसे हो रही है, मीडिया से भी गलतियाँ हो रही हैं जिसके हम निशानदेही करते हैं। नुमाइंदों का फ़र्ज़ बनता है कि हम जाएँ अपने डीसी से, और डीसी वो एक पार्टी का नहीं है, वो डीसी तमाम पार्टियों का, वो जाए वहाँ उससे काम लें, उसको लेकर आए मैदान के अंदर। अगर वो नहीं आए तो फिर आप जैसे लोगों से शिकायत की जाए और आप आए। बिल्कुल ठीक है। तो अगला अब ऑब्जेक्टिव यही है कि जाकर यूसीस की सतह के ऊपर, और ख़ास तौर पर कोरंगी के जो मसाइल है, कोरंगी और इसके अलावा जो कराची के दीगर इलाके, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, तो ये जो बुनियादी मसाइल हैं इसके ऊपर, वैसे तो हमारा पूरा K21 न्यूज़ की कोशिश यही होती है कि जो यूसीस की सतह के ऊपर जो मसाइल हैं उसको उजागर किया जाए। मुख्तलिफ प्रोग्राम इसके ऊपर हम करते हैं, लेकिन कोशिश अब यही करेंगे इनके ऊपर बात की जाए। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी नवाजिश। सुबह के वक्त आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे वक्त ख़त्म हो गया, मसाइल बहुत सारे थे जिसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की और किस्मत ने अगर साथ दिया, और इसके अलावा भी अगर मामलात अगर इसी तरह चलते रहे, तो ज़रूर इंशाल्लाह प्रोग्राम्स में बात करते रहेंगे मसाइल के हवाले से, अवामी मसाइल के हवाले से। यहाँ पर इजाज़त लेने का वक्त है। मंडे के दिन इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।